आवाज नहीं आ रही है, क्या जोश चला गया आपका। हमारा नेता कैसा है, हमारा नेता कैसा है, सुनील सिंह यादव है, सुनील सिंह यादव है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक नारा लगाऊंगा, उम्मीद करूंगा कि सारे लोग जो है उस नारे का सहयोग जरूर करेंगे। जनता जनार्दन की, जनता जनार्दन की जय, सोलन परिस्तान के युवाओं की जय, सोलन परिस्तान के युवाओं की जय, हमारे लोगों की जय। मंच पर बैठे मेरे आदरणीय बुजुर्ग, सामने बैठे मेरी माताएं, बहनें, मेरे भाई, मेरे पिता समान बुजुर्ग, जितने भी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, इस तपती धूप में आप लोगों ने जो मेरा साथ दिया है, उस साथ के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तालियां तालियां। आज जो आप लोगों ने जो प्यार दिखाया है, जो अपना पसीना बहाया है इस तपती धूप में, मुझे अपने कंधे पे बिठाकर जो आपने प्यार दिया है, कसम ऊपर वाले की, आपके पसीने की एक एक बूंद की कीमत जो है इन सियासतदानों से निकालूंगा। आज लगभग 26वां दिन है मेरी कैंपेनिंग का। आप लोगों को बता दूं, 21 अगस्त को मैं पहली बार अपने जब गांव में आया था, अपने परिवार से मिला था, इजाजत देने आया था कि क्या मैं इस रणभूमि में उतरूं या ना उतरूं। आप लोगों को बता दूं, मेरे परिवार ने, मेरे बरादरी ने जो मेरा स्वागत किया था, उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा मैं कर रहा हूं। आज आप लोग देख सकते हो वो काफिला कितना बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है कि रामबन डिस्ट्रिक्ट में आवाज पहुंची हुई है। आज आप लोगों को बता दूं, जो मेरा 26 दिन का जो सफर रहा, उस सफर में मैंने इतना कुछ सीखा, इतना कुछ सीखा कि मैं आपको बता नहीं सकता। कौन सी ऐसी पहाड़ी है जहां मैं चढ़ के नहीं गया, कौन से ऐसे गांव के लोग हैं मैं जहां चल के नहीं गया। शुरू में आया था तो लोगों ने बोला कि नया चेहरा है, ना कोई जान है, ना कोई पहचान है, कैसे इसको हम अपना लीडर माने। पर आप लोगों की सहयोग की मदद से, मीडिया फ्रेटर्निटी की सहयोग की मदद से, आज जिला रामबन में पूछिए कि सुनील सिंह रखवाल कौन है, आप लोगों को जवाब मिल जाएगा, उन सब लोगों को जवाब मिल जाएगा। सुनील सिंह यादव है, सुनील सिंह यादव है, सुनील अब तुम्हारे साथ। जिन्होंने ये सवाल खड़ा किया था कि अनजान चेहरा है, उन सबके लिए ये जवाब जो है आज इस मंच से मैं दे रहा हूं। बात करूं अपने सफर की, इस 26 दिन के सफर में मैं गांव गया, घर गया, लोगों से मिला, लोगों की गुर्बत को देखा, लोगों की परेशानियों को समझा। दिल में आया कि चूल्हे में जाए ऐसी सियासतदानी, चूल्हे में जाए ऐसी राजनीति, जो मेरे लोगों का दर्द नहीं समझ सकते, उन राजनेताओं के लानत है जिन्होंने मेरे लोगों के आंसू नहीं देखे, उनकी गुर्बत नहीं देखी। बता दो मैं कुछ इलाकों के नाम, अगर मैं खास जो मुझे याद है अभी, वैसे तो मुझे पूरी डिस्ट्रिक्ट रामबन या रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी इलाके हैं सबके नाम याद है, क्योंकि अपने टांगों से चलकर मैं वहां गया हूं। लेकिन अगर यहाँ पर नाम लेना शुरू कर दिया तो लगभग आधा घंटा जो है जाया हो जाएगा। फिर भी कुछ इलाके जो मेरे दिल के बहुत करीब रहे, क्योंकि उन लोगों की मुसीबतें मैंने देखी। शुरू किया हमने नौगाम से, इतनी दूर दराज इलाका जो है, वहां की गुजर बरादरी जो है आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई नेता आएगा और उनकी मजबूरियों को समझेगा, उनकी परेशानियों को समझेगा। खारवान में हम गए, दूर दराज इलाका खारवान,
आपको बता दूं कि खारवान को अगर आप अच्छे से देखोगे, शिमला से कम नहीं है खारवान। इतनी खूबसूरत जगह है खारवान, आपको बता नहीं सकता। पर वहां के लोग आज भी उस गुर्बत में हैं, आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब जो है 4 पहियों वाली गाड़ी जो है उनके दरवाजे पे खड़ी होगी और वो अपने काम काज जो है अच्छे से करेंगे। एक इलाका और देखा मैंने, ब्राडगढ़ी का इलाका। पटरू से शुरू किया चलना, कवलिन रास्ते में आया, आमा रास्ते में आया, ब्राडगढ़ी जाकर पहुंचे। वहां के नौजवान, मैं उनसे मिला। नदी के किनारे छोटा सा ग्राउंड और नौजवानों में जो जोश था, वॉलीबॉल खेल रहे थे लड़के। उनको पता भी नहीं था कि यहाँ पर कोई नेता हमारे बीच आएगा और हमारी मुसीबतों के समझेगा। लेकिन आपको बता दूं, उन नौजवानों की हौसला अफजाई करके आया हूँ, उनके बीच वॉलीबॉल खेल के आया हूँ और उनको वादा किया है। सुनील सिंह यादव है, सुनील सिंह यादव है, सुनील सिंह यादव है, तुम्हारे साथ। उन लोगों से, उन नौजवानों से वादा किया है कि आपकी उम्मीदों को जो है मैं जाया नहीं होने दूंगा, आपकी उम्मीदों को है जो मैं बुलंद करूंगा। फिर हम यहां से आगे चले गए। डिस्ट्रिक्ट रामबन की जो हमारी दूसरी बेल्ट है, आप ये मान लीजिए हमारा बिछड़ा हुआ भाई है। जैसे कुंभ के इलाके में 2 भाई बिछड़ते हैं, आज आजादी के बाद हमारा मिलन हुआ है। हमारी पहाड़ी बेल्ट जो है एकजुट हो चुकी है। सारा पहाड़ी एरिया जो है आज रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। उन लोगों से भी मिला। गोरा एक इलाका है जहां मैं खुद चलकर गया। चाड़गा एक इलाका है जहां मैं खुद पहुंचा, वहां की गुजर बिरादरी से मिला। उन्होंने भी सेम यही कहा कि जनाब हमारी तरफ आज तक किसी ने नहीं देखा, हमारी गुर्बत को आज तक किसी ने नहीं देखा। अगर आप आज यहाँ आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि हमें नहीं पता कि आप कौन नेता हो, कौन क्या हो, किस पार्टी से जुड़े हो, लेकिन आप हमारे बीच आए। हमारा फर्ज है कि हमारा एक एक वोट जो है आपके बैलेट बॉक्स में जाएगा, आपकी ईवीएम मशीन पे जाएगा। उन्होंने वहां से मुझे आश्वासन दिया। बता दूं आप लोगों को, 5-6 दिन का जो हमारा टूर था, तहसील भोगलपरिस्तान से बाहर निकलकर जब हम उन इलाकों में गए तो अफवाहें इस तरीके से फैली हमारे भोगलपरिस्तान में कि हमारा नेता तो शायद बिक गया है, 2 करोड़ रुपए लेकर जो है बैठ चुका है। तभी जो है कोई आवाज नहीं आ रही हमारे इलाके में। 5 दिन हो गए, कोई ढोल नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं। बता देना चाहूंगा आप लोगों को मुबारकबाद है, कम से कम आपके नेता की कीमत 2 करोड़ रुपए तो लगाई किसी ने। ये मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो कीमत इसलिए लगाई क्योंकि आप लोग जो हो वो मेरे साथ खड़े हो, मेरे पीठ के पीछे खड़े खड़े। कंट्री में जब मैं पहुंचा, वहां के लोगों से जब मिला, उनको लगा कि कोई रेस में आ गया है, कोई ऐसे ही चल के आ गया है, भाषणबाजी कर रहा है, पता नहीं क्या इसका मुद्दा होगा इलेक्शन में आने का। बीच कंट्री में मैंने सीने पे हाथ मारकर उनको ऐलान किया कि आप लोग मुझे ऐसे वैसे नहीं समझना। भोगलपरिस्तान का 18,000 वोटर जो है मेरी पीठ के पीछे खड़ा है, जो मेरे एक इशारे पे जो है कुछ भी कर जाएगा। उसके बाद उन लोगों को लगा कि नहीं, लीडर में थोड़ा दम। बता देना चाहूं, राजगढ़ इलाके में गए, आला इलाके में गए, धुंधराट में गए, मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, उन लोगों का इतना शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उन लोगों ने जो मेहमान नवाजी हमारी की, इतने काबिले तारीफ थी। रात के 11 बजे उन लोगों ने हमें रिसीव किया, हम लोगों को खाना खिलाया, हम लोगों को अपने घर दिए रहने के लिए। उनका जो है मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोगों के लिए उन्होंने एक पैगाम भेजा है, उस इलाके के लोगों ने पैगाम भेजा है, मुबारकबाद आप लोगों को दी है। उन्होंने ये कहा कि हम तहसील भोगलपरिस्तान की शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने एक नुमाइंदा, ऐसा नुमाइंदा हमारे बीच खड़ा किया है, जिस नुमाइंदे ने उनका दिल जीता है। इसके लिए उन लोगों ने आप लोगों को मुबारकबाद दी है। ये मैं उनकी तरफ से आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इलेक्शन में जब आया था,
मैंने ये ऐलान किया था कि किसी भी सियासी पार्टी के खिलाफ जो है मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगा, किसी भी नेता के खिलाफ जो है मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मेरे किसी भी बयान में आप लोग ये नहीं देख सकते कि मैंने किसी नेता की बुराई की है या किसी पार्टी की बुराई की है। हमारी लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, किसी नेता के खिलाफ नहीं। हमारी लड़ाई जो है अपने हक की लड़ाई है, अपने इंसाफ की लड़ाई है। और यहां से बता दूं आप लोगों को कि उन लोगों ने मेरी इस शराफत का फायदा उठाया, उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे बदनाम करने में। आज मैं इस मंच से ऐलान करता हूं कि जनाब, अगर आग लगाओगे तो धुआं तो वहां से उठेगा ही उठेगा, उस धुएं में जो है आप लपेटे जाओगे। उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि एक नौजवान नासिर पोगल परिस्तान से उठा है इलेक्शन में, उसका कोई मुद्दा नहीं इलेक्शन में आने का, बहुत पैसे वाला लड़का है, बहुत पैसा कमाया है, अपना टैक्स बचाने के लिए जो है पॉलिटिक्स में आया हुआ है। मैंने उन लोगों से कहा कि अपने हक का कमाई, खून पसीने की कमाई कोई यूं ही नहीं छोड़ देता। मैंने उन लोगों से कहा कि आज तक जितने भी नेता आपके पास आए होंगे उन्होंने शायद यही राजनीति की होगी, पर मेरा ये राजनीति करने का कोई मकसद नहीं है, कोई मेरा ये कोई मुद्दा नहीं है कि किस तरह की राजनीति करें। उन्हीं लोगों की बातें आप लोगों के बीच रखूंगा। मैं फिर भी ये कहूंगा कि मैं किसी की बदनामी नहीं कर रहा हूं। एक ही घर के दो भाई हैं, एक घर के दो भाई हैं। एक इल्जाम लगाता है कि इसने गरीबों का खून चूस लिया, गरीबों का खून चूस चूस के जो है इसने इतनी प्रॉपर्टी बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो दूसरा उस दूसरे पे इल्जाम लगाता है कि जनाब, अगर हमने गरीबों का खून चूसा है तो आप ही ने जो है हमारी पैरवी जो है अदालतों में की है। तो ये मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि गुमराह मत होइए। आज भी बहुत सियासतदान आप लोगों को गुमराह करने यहाँ पर आएंगे, पूरे रामबन डिस्ट्रिक्ट में गुमराह करने आ रहे हैं। इसी बात के लिए मैं आप लोगों को अवेयरनेस फैला रहा हूँ, घर घर जाकर ये बात कर रहा हूँ कि आज भी अगर आप लोग गुमराह हो गए तो आने वाले कई साल जो है आपके ऐसे ही निकल जाएंगे जैसे आज तक निकले हैं, कोई पूछने वाला नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, मैं ठीक नहीं समझता था कि किसी पार्टी का नाम लूं, पर मजबूर हूं क्योंकि मेरे मासूम पहाड़ी लोग, मेरे गुर्जर बरादरी के लोग, बहुत सारे लोग जो है गुमराह हो रहे हैं, इसलिए मैं मजबूर हूं, मुझे वो बात यहाँ पर करनी पड़ी। बात करें अगर इंडिया अलायंस, आप लोगों को बता दूं, दो पार्टियों का अलायंस है, एक कांग्रेस पार्टी है तो दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी। इन दोनों का अलायंस है। अलायंस का मतलब इन्होंने भाईचारा कर दिया है आपस में, लोगों की गुर्बत को मानने के लिए इन्होंने भाईचारा किया हुआ है ताकि लोगों की तरक्की कर सके, इसीलिए इन लोगों ने भाईचारा बनाया हुआ है। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये कैसा भाईचारा है। मगरकोट से आगे निकलो तो दोनों पार्टियां आपस में एक दूसरे का गला दबा रही हैं, एक दूसरे का खून पीकर नहीं रच रही हैं। कांग्रेस वाला एनसी को बोल रहा है, एनसी वाला कांग्रेस को बोल रहा है। अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि मगरकोट से ऊपर आते ही ये दोनों भाई हो जाते हैं। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, ये हमारे इलाके को समझना पड़ेगा कि ये कोई भाईचारा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का खेल है। कुर्सी हाथ में आ गई तो कोई भाईचारा नहीं, कोई लोग नहीं, कोई गरीब नहीं। इसीलिए मैं यहाँ से ऐलान कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ कि इन सियासतदानों के चक्रों में मत पड़ना। 70 साल हो गए हमारे इलाके को, हमारे इलाके को क्या पूरे जम्मू कश्मीर में जो है इनकी सरकारें रही। आप मुझे बता दो इनकी सरकारों ने क्या तरक्कियां की हैं जो मैं इनके झंडे बुलंद करूं, जो इनके पार्टियों के नारे लगाऊं। मुझे कोई काम बता दीजिए इनका। एक दूसरे का गला दबाते हैं। हमारे बेचारे पहाड़ी लोगों को फुर्सत नहीं, वो बेचारे इनके पीछे गुमराह होकर झंडे उठाते हैं, नारे लगाना शुरू कर देते हैं। मैं बताना चाहूंगा, आप लोग अपने बच्चों की भविष्य की क्या कीमत लगाते हो?
आप लोग अपने बच्चों की भविष्य की क्या कीमत लगाते हो? एक बोतल शराब या 4-5 हजार रुपए या एक साड़ी या फ्री का लंगर? कितनी कीमत लगाओगे आप अपने बच्चों की भविष्य की? कब तक अपने बच्चों का भविष्य भी वही आप चूल्हे में डालते रहोगे? खून खोलता है इस नौजवान का जब ये सब देखता हूं। मुझे कोई शौक नहीं सियासत में आने का, मजबूर किया है इन सियासतदानों में मुझे इस सियासत में आने के लिए। तभी यहां से आप लोगों को बता रहा हूं, कब तक जो है आप पैसों के ऊपर जो है अपना वोट देते रहोगे? आज मान लेता हूं 4-5 हजार रुपए किसी को जेब में गरीब को मिल जाते हैं, वो समझेगा कि चलो एक हफ्ते का राशन आ जाएगा या 10 दिन मेरे निकल जाएंगे। क्या आप लोगों को ये नहीं पता वो 4-5 हजार रुपए आपके अगले 5 सालों तक आपके बच्चों का भविष्य खराब करेंगे, आप लोगों का भविष्य खराब करेंगे। कोई साड़ी दे रहा है, कोई लंगर लगा के खाना खिला रहा है। कब तक जब आप लोग जो है उनकी बातों में आओगे, उनकी इन सियासतों का शिकार होते रहोगे? अपने बारे में बता दूं, एक तरफ बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, मोटे मोटे लोग जो है चुनावी दंगल में आए हुए हैं, और एक तरफ आपका अपना छोटा भाई, आपका बेटा इस चुनावी दंगल में आया है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम आपको चंदा देंगे, आपको डोनेशन देंगे, आप जो है आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। मैंने किसी से 1 रुपए नहीं मांगा, 1 रुपए की मैंने डोनेशन नहीं ली है इस दंगल में आने के लिए, क्योंकि मुझे पता है आज मैं अगर किसी से भी चंदा उठाऊंगा, कल वो चंदा जो है आप लोगों का हक जो है उन चंदों को देना पड़ेगा, मुझे उन लोगों को देना पड़ेगा जिनसे मैं आज चंदा उठाऊंगा। इसीलिए आप देखोगे शायद मेरे लोगों को किसी ने पानी भी नहीं पूछा होगा, क्योंकि यहाँ कोई किसी के पीछे नहीं आया है, सब अपने लिए आया है। कोई आपको आज खाना नहीं पूछेगा, आप लोगों को आज दोपहर का खाना जो है नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग आज अपने लिए आए हैं। ये जो है आप आज आधा दिन जो आप भूखे रहोगे, ये आपको आज रात को चैन की नींद आपको सुलाएगा, लगेगा कि आप आज ईमानदारी के साथ खड़े हुए थे, ना किसी लंगर खाने के लिए आए हुए हैं। सबने कहा कि आपका मैनिफेस्टो क्या है? मैंने कह दिया जनाब, मुझे हमारे लोगों का पता है, हमारे नेताओं का पता है। आज मैं अगर अपना मैनिफेस्टो दे दूं तो ये लोग जो है उसको ही चिपका देंगे, चोर बाजारी करेंगे, मेरे मैनिफेस्टो को अपना मैनिफेस्टो बताकर जो है ये काम निकालेंगे। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। पर मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने भी अपना दिमाग लगा दिया। मैंने भी 4 मुद्दे जो है मैनिफेस्टो में रखे, जिनको मैंने ब्रीफ नहीं किया, जिनको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया कि ये मुद्दे क्या है। पहला मुद्दा मैंने रखा टूरिज्म का। जैसे ही टूरिज्म की हवा चली रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप लोगों ने भी देखा होगा, जितने भी नेता थे, जितने भी पार्टियां थी, सबने शुरू कर दिया कि हम टूरिज्म देंगे, टूरिज्म देंगे, टूरिज्म देंगे। लेकिन कोई उन लोगों से पूछे, टूरिज्म तो दोगे, लेकिन टूरिज्म आएगा कैसे, टूरिज्म में क्या दोगे? ये मैंने खुलासा नहीं किया था, ये खुलासा मैं आज मंच से करूंगा, ताकि उन लोगों के पास टाइम नहीं बचेगा कि मेरे जो विजन को वो चोरी कर सके। वो कहते हैं ना कि बिल्ली जो है उसने शेर को चलना सिखाया, पेड़ पे चढ़ना सिखाया, लेकिन उसने एक टहनी रख दी थी कि इस टहनी पे जो है वो चलना नहीं सिखाया उसने, क्योंकि अगर उस टहनी पे आता तो वो उसी बिल्ली को खा लेता। मैंने भी वही काम किया, मैंने इनको सब कुछ सिखा दिया, लेकिन एक चीज अभी मैंने अपने पास रखी है जो इनको मैं अभी नहीं दूंगा। वो आज इस मंच से मैं ऐलान करूंगा कि वो मेरा विजन जो है वो क्या है। मैंने कहा कि टूरिज्म इतना बड़ा विजन है, जिस इलाके में टूरिज्म होगा उस इलाके की खुशहाली और तरक्की कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे कोई सरकार हो, चाहे कोई नेता हो, जिस इलाके में टूरिज्म आ गया वहां के लोग जो है खुद सशक्त होंगे, अपना जो है घर बार खुद चलाएंगे, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा ये विजन है। कोर्स है, जिस भी नौजवान ने पैराग्लाइडिंग का कोर्स कर लिया उसको दिन का 2 या 3 हजार रुपए आमदनी से कोई नहीं रोक सकता। पैराग्लाइडिंग एक वो कोर्स है कि जिसने भी अगर वो कोर्स कर लिया, वो अपने इलाके में किसी भी पहाड़ी से जो है बैठकर वहां से टूरिज्म की शुरुआत कर सकता है।
वहां से टूरिज्म आएगा और अपना घर बार चलाएगा। 10,000 नौजवान जब पैराग्लाइडिंग का कोर्स करके आएंगे तो आप मान सकते हो कि हमारा रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी जो है कितना एम्पावर्ड होगा, हमारा यूथ कितना एम्पावर्ड होगा। उसको कहीं यूपी में जाने की जरूरत नहीं होगी, उसको लेह लद्दाख में जाने की जरूरत नहीं होगी। वो खुद ही इतना कैपेबल होगा कि दिन का 3 से 4 हजार जो है वो खुद कमाएगा। कुछ इलाके हमने देखे, मैंने सबसे पहली बात ये भी रखी हर जगह कि हमारा इतना बड़ा होली श्राइन सर्वाधार मां चामुंडा, जिनके आशीर्वाद से मैं इस दंगल में उतरा हूं, उनकी तरफ आज तक किसी ने नहीं देखा। सब लोग जो है राजनीति में लग गए। हिंदू जो है मुसलमानों को कोस रहा है, मुसलमान हिंदुओं को कोस रहे हैं। पर बताना चाहूं कि किसी भी इलाके की तीर्थ यात्रा तब तक कामयाब नहीं होगी जब तक वहां का हिंदू और मुसलमान का भाईचारा नहीं बना रहेगा। तब तक कोई जो यात्रा जो है वो कामयाब नहीं होगी। जितना हक जो है हमारे हिंदू भाइयों का उन यात्रा में है, उससे कई गुना हक जो है हमारे मुसलमान भाइयों का होगा, जो उस यात्रा को कामयाब बनाएंगे। आप अमरनाथ यात्रा देख लो, आप माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की यात्रा देख लो। हमारे मुसलमान भाई, गुज्जर भाई वहां पर पिट्ठू का इंतजाम करते हैं, वहां पर पालकियों का इंतजाम करते हैं, घोड़ों का इंतजाम करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि हम हिंदू लोग, हिंदू भाई जो है आराम से सहूलियत के साथ जो है माता के दरबार तक जाए और वहां पर दर्शन कर सके। पर ये बात इधर किसी ने नहीं बोली होगी। इसलिए नहीं बोली होगी क्योंकि उनकी जेबें जो है इन बातों से गर्म हो रही है। किसी ने भाईचारे की बात नहीं की, बस भड़काया तो हिंदू को मुसलमान के खिलाफ, मुसलमान को हिंदू के खिलाफ। मुझे समझ नहीं आता कि जब आप लोगों का अपना काम होता है, जैसे कि इन दिनों में देख रहा हूँ, मैं भूल गया था शुक्रिया अदा करना कि असम कतर में की आंसू चल, आंसू का मतलब घास कटाई चल रही है। सब लोग जो है माताएं, बुजुर्ग जो है उसमें घास कटाई में बिजी होते हैं। सबसे ज्यादा तादाद जो होती है मददगारों की, वो गुज्जर बरादरी से लोग आकर जो है मदद करते हैं हमारे हिंदू भाइयों की, ताकि जो है घास कटाई जो है अच्छे से हो जाए और कम से कम टाइम में जो है सबका सेटलमेंट हो जाए, बर्फबारी होने से पहले। अगर तब आप लोग जो है भाईचारा दिखा सकते हो, तो पॉलिटिक्स में ऐसी क्या चीज है जब आप लोगों को भाईचारा दिखाने से कोई रोक रहा है? ऐसी क्या मजबूरी है कि आप लोगों को जो है मजबूर हो रहे हो कि नहीं जी हिंदू पता नहीं किसको वोट देंगे, मुसलमानों का वोट जाया हो जाएगा या हिंदू का वोट जाया हो जाएगा। आप लोगों को बता दूं कि आज अगर आप लोग एकजुट हो जाओगे, कोई भी ताकत नहीं है जो आपकी तरफ उंगली उठाए। आप लोगों का कोई भी काम जो है पीछे नहीं रुकेगा, लेकिन जरूरत है आप लोगों को एकजुट होने की। नितिन गडकरी साहब हमारे सेंट्रल मिनिस्टर, हाईवे और रोडवेज के मंत्री रहे हैं, भाजपा की सरकार में मंत्री रहे हैं। मैं खुलेआम कहता हूं क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, क्योंकि मैं सियासतदान नहीं हूं। अगर सियासतदान होता तो शायद मैं ये बातें नहीं करता। मैं वही बातें कर रहा हूं जो मेरे दिल से निकल रही है, आप लोगों के लिए निकल रही है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हमारी सरकार में पैसे की कोई कमी नहीं, बहुत पैसा है हमारी सरकार में। लाखों करोड़ों, 1-1 लाख करोड़ के हाईवे जो है बन रहे हैं, काफी करोड़ों के जो है रोड्स बन रहे हैं। लेकिन जरूरत है एक ईमानदार नेता की जो उस पैसे का सही इस्तेमाल करे, जो उस पैसे को जो है आपके दरवाजे तक लाए। उस नेता की जो है कमी है, बाकी पैसे की कोई कमी नहीं। तो बता दूं आप लोगों को कि वो विजन जो है नितिन गडकरी साहब का जो विजन है, उसी विजन को लेकर मैं भी आगे चल रहा हूं। मैं अपनी ईमानदारी का सबूत जो है वह आप लोगों के सामने रखूंगा और बहुत जल्दी रखूंगा। दूसरी बात मैंने कही एजुकेशन की बात कि जिस इलाके में अगर एजुकेशन नहीं होगी उस इलाके की तरक्की नहीं होगी। अब एजुकेशन क्यों नहीं है हमारे इलाके में, इसके पीछे एक वजह है। गरीब का बच्चा जो है अनपढ़ रहेगा, तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं की रैलियों में जाएगा, इन नेताओं के झंडे बुलंद करेगा। अगर वो अनपढ़ रहेगा, उसको पता है नेता को अगर गरीब का बच्चा पढ़ लिख गया तो समझदार हो जाएगा कि अच्छा नेता कौन है और बुरा नेता कौन है। इसलिए हमारे इलाके में एजुकेशन को तवज्जो कोई नहीं दे रहा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज।
इसका मतलब ये है कि पहले सशक्त हो जाओ, पढ़ाई करो, उसके बाद अपने हक की बात करो, सब कुछ अपने आप लोगों के पास आएगा। आज भी ये बातें आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, क्योंकि एजुकेशन में तवज्जो कोई भी नहीं दे रहा। मैं इस मंच से सलाम पेश करता हूं हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट के जितने भी टीचर फ्रेटर्निटी के लोग हैं, एजुकेशन फ्रेटर्निटी के लोग हैं, जो इन दूर दराज पहाड़ियों में अपनी ड्यूटीज को दे रहे हैं, इतने ईमानदारी से दे रहे हैं, अपनी ड्यूटीज को निभा रहे हैं। इस लेस इंफ्रास्ट्रक्चर माहौल में जो ड्यूटीज वो डिलीवर कर रहे हैं, वो इतनी काबिल तारीफ है कि आप लोगों को उनको सलाम करना चाहिए। आप लोगों के बच्चों को जो थोड़ा बहुत आज जो शिक्षा मिल रही है, उन टीचरों की बदौलत मिल रही है। पर कमी पेशी कहाँ है? कमी पेशी है एक अच्छी पॉलिसी। जो पॉलिसी जो है सरकार को देनी पड़ेगी हमारे टीचरों को, कि ऐसी पॉलिसी लाइए कि हमारे टीचर जो है हमारे बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, उनको वो सारी फैसिलिटी दे सके जिनका उनको अधिकार है। मैंने जो विजन रखा है अपने इलाके के बच्चों के लिए, मैंने ये विजन रखा है कि अपने इलाके के हर स्कूल में डिजिटल प्रोग्रामिंग के तहत, डिजिटल स्कूलिंग के तहत ऐसी पढ़ाई करवाएंगे कि बच्चा जो है, जम्मू के बच्चे हो चाहे श्रीनगर के बच्चे हो, पूरा कंपटीशन देंगे, पूरा टक्कर देंगे। क्योंकि आज डिजिटल इंडिया का जमाना है, कोई जरूरत नहीं है गांव-गांव बच्चों को कोचिंग सेंटरों में जाने की। एक जगह अगर दिल्ली में कोई कोचिंग सेंटर है, उसी के सेंटर हम हर स्कूल में जो है बनाएंगे, ताकि हर बच्चा जो है उस टॉप क्लास एजुकेशन का जो हिस्सा बन सके, उस एजुकेशन का जो है वो इस्तेमाल कर सके, ताकि वो कंपटीशन में आए। आज अगर बात करें रामबन जिला की, तो हमारे जिला में जो लिटरेसी रेट है, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो 54.72% है। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात करें 55% लोग जो है वो पढ़े लिखे लोगों में गिने जाते हैं। तो बाकी के 45% लोग हैं, वो किस खाते जाएंगे? क्या उन लोगों का हक नहीं एजुकेशन लेने का? क्या उन लोगों का अधिकार नहीं एजुकेशन लेने का? क्या वो लोग जो है अपनी आवाज को बुलंद करना नहीं जानेंगे? क्या वो लोग किसी अपने हक को मांगने के लिए उनको हम सेल्फ एम्प्लॉय नहीं कर सकते? ये छोटी मोटी चीजें हैं, आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल बेबुनियाद चीजें हैं, पर आपको बता दूं कि अगर एक इलाके की तरक्की होगी तो वहां की एजुकेशन से होगी, एजुकेशन के अलावा नहीं होगी। मैंने एक भाषण में कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं कि शिक्षा, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो बच्चा उस दूध को पिएगा वो बीच मैदान में दहाड़ेगा। जैसे मैं इस मंच से दहाड़ रहा हूं, वैसे ही असेंबली में भी दहाड़ूंगा, अगर आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दोगे। अपने युवा साथियों की आवाज बुलंद करूंगा, ये आप लोगों से मेरा वादा है। तीसरी बात जो मैंने रखी अपने मैनिफेस्टो में, मैंने रखा हेल्थ। जिस इलाके की हेल्थ अगर अच्छी हो, उस इलाके के लोग खुशहाल रहते हैं। बता देना चाहूं कि हमारे रामबन जिला का जो अस्पताल है, वहां कोई मजबूरी में ही जाएगा, अदरवाइज कोई इलाज करने जाने वहां कोई पसंद नहीं करेगा कि जिला अस्पताल रामबन में कोई अपना इलाज कराए। श्रीनगर की तरफ लोग दौड़ते हैं, जम्मू की तरफ लोग दौड़ते हैं। वो इसलिए दौड़ते हैं क्योंकि हमारे नुमाइंदों को फुर्सत नहीं कि हमारे जिला अस्पताल में क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, किन किन फैसिलिटीज का वहां पर उपलब्ध होना चाहिए, ताकि हमारे दूर दराज इलाके पहाड़ी लोगों को जो है कोई मुसीबत ना आए। ये तो मैं अपने जिला अस्पताल की बात कर रहा हूं। आप अगर बड़े बड़े दूर दराज इलाकों में जाओगे, मैं सोचकर हैरान हो गया कि वहां के लोग जो है बेचारे, कोई अगर बीमार हो जाए, कोई प्रेगनेंसी केस अगर आ जाए, तो इतनी दूर से जो है उस पेशेंट को नीचे रोड में लाने तक लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं, अपने कंधों पे उठाकर अगर लाना हो। तो ये सरासर नाकामयाबी है। हमारे सियासतदानों ने जो है सिर्फ सियासत की है, हमारे लोगों की गुर्बत को नहीं समझा है, हमारे लोगों की मजबूरियों को नहीं समझा है। उस मजबूरियों का फायदा आज भी ये सियासतदान उठा रहे हैं। पर शर्म की बात यह है कि आज भी बहुत सारे लोगों को यह समझ नहीं आ रहा
कि क्या सही है और क्या गलत है, अपनी आंखें बंद कर दी है, बस आंख बंद करके जो है बटन पे बटन दबा रहे हैं, बटन पे बटन दबा रहे हैं, ये बिना जाने हुए इस बटन दबाने के बाद जो उसका असर होगा वो क्या होगा। तो मैंने अपने मैनिफेस्टो में जो हेल्थ की बात की थी, अगर आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद देते हो, रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं, जिला अस्पताल के पास सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को जो है मैं मंजूरी दिलाऊंगा। ये आप लोगों से वादा है। किसी भी मरीज को जो है जम्मू जाने की जरूरत नहीं, किसी भी मरीज को श्रीनगर जाने की जरूरत नहीं, सारी सहूलियतें जो है आपके घर के बाहर मिलेंगी, आपकी डिस्पेंसरियों में मिलेंगी। आज अगर आप लोग देख लो, अस्पताल में बहुत सारी चीजें होती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, लेकिन आप लोगों को कौन बताएगा, गरीब जनता को कौन समझाएगा। डॉक्टर जो है पर्चियां बनाता है टेस्ट के लिए, लोग प्राइवेट लेबोरेटरियों में जाकर जो है 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए के टेस्ट करवा रहे हैं। गरीब के पैसे से जो पैसा जा रहा है उन इलाजों में, मुझे समझ नहीं आता ये सियासतदान जो बैठे हैं इनकी आंखें कैसे देख रही है। ये जो अत्याचार हमारे लोगों पे अब हो रहा है, ये सियासतदान कैसे देख पा रहे हैं। मुझसे ये सब नहीं देखा गया, तभी मैं इस दंगल में आया हूँ लड़ने, इन सियासतदानों को मुंह तोड़ जवाब देने आया हूँ। तो मेरे अगर असेंबली आने का मुझे मौका देते हो तो जिला रामबन में जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो टॉप क्लास मेडिकल फैसिलिटीज होगी, जिनका मुकाबला श्रीनगर और जम्मू जैसे अस्पतालों के साथ होगा। क्योंकि मुझे पता है मेरी ईमानदारी में दम है। अगर सरकार से 50 करोड़ रुपए कहीं पे आएगा तो 50 का 50 करोड़ रुपए जो है आप लोगों की सेवा में लगेगा, उसमें से एक पैसा भी किसी को कमीशन नहीं जाएगा। तीसरी बात, चौथी बात जो मैंने मुद्दा रखा था वो रखा था यूथ एम्पावरमेंट। हमारे नौजवानों की साथियों की बात जो आज तक किसी ने नहीं की, बस हमारे नौजवान साथियों को गुमराह किया जा रहा है, झंडे पकड़ा दिए हैं, उनको बोला है बस नारेबाजी करनी है, इसके अलावा जो है उनकी तरफ कोई भी नहीं देख रहा। एक भी नेता मुझे बता दो जो हमारे युवा साथियों की, नौजवानों की बात आज रख रहा है। कोई भी नेता आपको नहीं मिलेगा जो नौजवानों की बात रखेगा। मैंने हर जगह जाकर ये ऐलान किया है, ये बात की है, चाहे रिजल्ट मेरे फेवर में हो या ना हो, मैंने अपना नंबर जो है हर इलाके में, हर ब्लॉक में, हर पंचायत के नौजवानों को दिया हुआ है कि मेरा रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन ये नौजवान आपके साथ शाना बशाना खड़ा रहेगा। आज फिर हो रहा हूं यहाँ से, किसी भी नौजवान को अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सीखनी हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि अपना रोजगार अपने हाथ में, अगर किसी को भी सीखना हो तो मुझे कभी भी याद कर लेना, आपके सामने प्लान लेके आऊंगा, ऐसा विजन लेके आऊंगा कि घर बैठे जो है अपनी कमाई जो है आपको चमका दूंगा। युवा साथियों से कह दूं कि सरकार की तरफ से इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जिन स्कीम्स का आप लोगों को पता भी नहीं होगा। 40% जो है सब्सिडीज जो है सरकार दे रही है नौजवानों के लिए, सिर्फ और सिर्फ नौजवानों के लिए, ताकि वो अपने घर का रोजमर्रा का खर्चा है अच्छे से चला सके। पर हमारे नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। कोई यूपी में 6 महीने काटता है तो 6 महीने लद्दाख में काट रहा है, अपने माओ से, अपने बाप से जो है दूर है, अपने बच्चों से दूर है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, ताकि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चला सके। आप लोगों को वादा करता हूं इतना मजबूत कर दूंगा।